ये महिला जो स्क्रीन पर नजर आ रही है ये कोई आम महिला नहीं है। ये पुकार लगा रही है, छोड़ दो भाई, अब नहीं करूंगी। ये महिला एक पुलिस कांस्टेबल है जिसके कपड़े फाड़ दिए कुछ लोगों ने। आप यहां पर देख सकते हैं एक तस्वीर में एक आदमी इसको चप्पल दिखा रहा है। इस आदमी के हाथ में एक चप्पल है और एक झाड़ू है। ये कह रहा है कि किससे मार खाओगी, चप्पल से खाओगी या झाड़ू से। और उग्र भीड़ है जो इस महिला की कपड़ों को नोचने पे उतारू है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग भड़क उठे। जाहिर सी बात है इस तरह का कार्य एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो महिला या कोई आम महिला हो। किसी महिला के साथ इस तरह से नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद एक और वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में नजर आता है एक इंसान जिसके गले में चप्पल बंधी हुई है और हाथों में सीकड़ बंधा हुआ है। सीकड़ को दोनों तरफ से महिलाएं खींच रही हैं, उसमें कुछ पुलिस वाली महिलाएं भी हैं। ये आदमी बोल रहा है मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगा, पुलिस मेरी बाप है और ना जाने क्या क्या। यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं एक तस्वीर ये भी है। ये आदमी उन्हीं चंद लोगों में से था जो उस महिला कांस्टेबल के कपड़ों को नोच रहे थे। जब किसी महिला के साथ इस तरह का आपराधिक कृत्य हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी तरीके से उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा से किसी की रूह कांप जाए कि किसी महिला के साथ कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे। इसके साथ भी वही होना चाहिए। लेकिन जब ये वीडियो आया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इसके साथ गलत हो रहा है। क्यों कहा, इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में बताएंगे कि लोगों ने क्यों पैरवी की कि इस इंसान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये पुलिस की दादागिरी है। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार और प्रशासन की तानाशाही और कुछ प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी तानाशाही की गई कि ये लोग इतने मजबूर हो गए कि इस तरह के उग्र हरकत करने लगे। देखिए ये घटना है 27 दिसंबर 2025 की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में ब्लॉक है तमनार। वहां पर 12 दिसंबर 2025 से करीब 14 गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और 27 दिसंबर को अचानक ये धरना प्रदर्शन उग्र हो जाता है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ वही महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता नहीं हुई है। यहाँ एक आप महिला पुलिसकर्मी को देखेंगे जहाँ एक महिला जो है उस महिला पुलिसकर्मी को एक लात मारती है और ये महिला पुलिसकर्मी नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये उठती है तो ये महिला उसके पीठ पर घूंसे बरसा रही है। आप यहां पर भी देखेंगे उग्र भीड़, यहां पर उग्र भीड़, पुलिस की लाठी चार्ज और यहां पर देखिए आगजनी की फोटो है। इतना ही नहीं, गाड़ियों को जला दिया गया। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक जहां धरना हो रहा था वहीं से थोड़ी दूर पर है जिंदल पावर लिमिटेड, वहां पर भी आगजनी की गई, गाड़ी जला दी गई। यहां आप एक महिला पुलिसकर्मी को देख रहे होंगे, यहां पर आप ये महिला पुलिसकर्मी है, इसको भी मारा गया। इसके अलावा कई और पुलिसकर्मियों को मारा गया उस धरना प्रदर्शन के दौरान और वो पुलिसकर्मी बाद में अस्पताल में एडमिट भी हुए। इस धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बुजुर्ग महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। देखिए 12 दिसंबर 2025 से करीब 14 गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि ये धरना हो कहां रहा था और ये जो घटना जो 27 दिसंबर को हम लोग को नजर आई वो कई दशक पहले से उसकी बुनियाद जो है वो डालनी शुरू कर दी गई थी। देखिए तामनगर और घरघोड़ा ब्लॉक ये रायगढ़ जिला में ही पड़ता है और यहाँ पर करीब 13 कोयले की खदानें हैं और 12 बिजली उत्पादन इकाई है, पावर हाउस, बिजली बनाने वाली ये सेक्टर है 12, जो मुख्यतः 3-4 कंपनियों के हाथ में है। पहली कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके बाद अडानी ग्रुप, इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और जिंदल पावर के पास ये सारी कंपनियां हैं जो इन 14 गांव के आसपास की जमीनें हैं जहां से कोयला खोद कर ये कंपनियां जो हैं निकालती हैं। देखिए तमनार ब्लॉक में मुख्यतः 4 सेक्टर हैं जहां से ये कंपनियां जो हैं वो कोयले का खनन करती हैं। पहला है गारे पालमा सेक्टर 1, वो सेक्टर है जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। इस सेक्टर का विस्तार करना था और सरकार जमीन का अधिग्रहण करना चाह रही थी ताकि और कोयला खनन हो सके और इसी के खिलाफ में ये गांव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कई दिनों से। इसके बाद गारे पालमा सेक्टर 2, गारे पालमा सेक्टर 3 और गारे पालमा सेक्टर 4 ये सारे माइनिंग ब्लॉक्स हैं, ये सेक्टर हैं जहां पर मुख्यतः कोयले की खनन हो रही थी। अब विवाद कैसे शुरू हुआ ये आपको बताते हैं।
अब देखिए 27 दिसंबर को जो घटना हुई उसकी पटकथा 2009 से ही रख दी गई थी। 2009 से 2015 के बीच में गारे पलमा कोयला ब्लॉक के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया था या 15 तक कंप्लीट कर दिया गया था। बाद में वहां से गांव पूरी तरह से, कुछ गांव पूरी तरह से, कुछ आंशिक तौर पे वहां से विस्थापन हो गया था, मतलब गांव छोड़ करके लोग चले गए थे या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया था। सैकड़ों एकड़ जो गांव की जमीन थी, जो खेती जहां लोग करते थे, वो जो है वो बर्बाद हो चुकी थी, वहां खदानें हो गई थी और वहां से कोयला निकल रहा था। इतना ही नहीं, जो खेती बची थी वो भी इस खनन से प्रभावित हो रही थी। कैसे प्रभावित हो रही थी वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि गांव वालों के साथ कैसे ठगी हुई, मतलब उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया और कैसे उनको गांव छोड़ करके भागना पड़ा। ना उनको कोई अस्थायी निवास सरकार की तरफ से मिला, ना ही उस कंपनी की तरफ से मिला, अडानी ग्रुप या जो भी कंपनी वहां पर खनन कर रही थी उनसे भी कुछ नहीं मिला। खाली हाथ गांव वालों को सब छोड़ करके भागना पड़ा। इसमें करीब 14 गांव प्रभावित हुए, यहां सिर्फ 4 गांव लिखा गया है। पहले कहा गया था कि थोड़ी सी जमीन लेंगे, लेकिन बाद में खनन को बढ़ाने के लिए, खादान को बढ़ाने के लिए विस्तार किया जाने लगा, जमीन अधिग्रहण किया जाने लगा, जिसकी वजह से पूरा गांव जो है सुरक्षित घोषित हो गया। वहां पर माइनिंग की वजह से ऐसा हो गया कि वहां का पॉल्यूटेड हो गया, वहां पर सांस लेना भी दूभर हो गया। आगे आपको बताएंगे। कुछ लोगों की आप बीती, खेती बंद हो गई, लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। यही कारण रहा कि गारे पलमा सेक्टर 1 के लिए जब विस्तार की बात हुई तो लोग उग्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करना तो जायज था, लेकिन प्रदर्शन में भी किस तरह से ठगी हुई इसको हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए, तमनार ब्लॉक के बगल में ही है घरघोड़ा ब्लॉक, जहां पर है धर्मजय गढ़। यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये कंपनी जो है कोयला खनन का काम करती है। कोयला खनन जब शुरू हुआ तो 5 से 10 साल के भीतर इतनी ब्लास्टिंग हुई कि सब धुआं धुआं हो गया। वहां पर सांस लेना दूभर, धूल इतना उड़ा कि खेती जो थी, खेती जब आदमी खेती करता था, किसान कृषि खेती करता था तो उस पर धूल जमा होती थी। पानी सूख गया, क्योंकि जाहिर सी बात है माइनिंग में पानी यूज किया जाता होगा, बम्पर बम्पर पानी निकाला जाता है, धूल से फसल खराब हो गई और इसलिए क्या हुआ, गांव रहने लायक नहीं बचे, लोग अपनी स्वेच्छा से ही पलायन कर गए, खेत बेकार हो गए, मुआवजा जो मिला था खत्म हो गए और उनके पास नौकरियां नहीं रही। इन लोगों को नौकरी का भी वादा किया गया था, आपको दिखाते हैं फिर नौकरी के नाम पे क्या दिया गया था। इसके बाद पुनर्वास के नाम पर क्या मिला, सिर्फ कागजों में मिला पक्का घर, कागजों में मिला नौकरी, कागजों में मिला मुआवजा, कागजों में मिला स्कूल, कागजों में मिला अस्पताल। हकीकत में क्या मिला, नौकरी के नाम पर पूरे गांव में 1 से 2 लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी क्या दी गई, सिक्योरिटी गार्ड की, सिर्फ 1 से 2 लोगों को। खेती जाने के बाद स्थायी आय इन लोगों की कुछ बची नहीं। ये गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं दोनों। इसके बाद पुनर्वास कॉलोनी जो थोड़ी मोड़ी बनाई गई, वहां पर इतनी धूल उड़ती है क्योंकि वो माइनिंग क्षेत्र के बिल्कुल बगल में है। तो इन्हीं सबसे खफा थे इस गांव वाले। इस खबर पर रिसर्च के दौरान मुझे एक पोस्ट नजर आया अडानी वॉच का। अडानी वॉच ने एक बुजुर्ग महिला की कहानी बताया है, उसकी आप बीती बताया है। ये महिला अपनी उंगली को इशारा करते हुए दिखा रही है कि मेरा खेत जो है वो दूर पड़ा हुआ है, वहां पर मैंने फसल बोई है लेकिन मैं काटने नहीं जा सकती क्योंकि मेरे खेत के आसपास अडानी ग्रुप जो है वो माइनिंग करता है और ये मेरे गांव के बाहर इसने इस तरह से सीमेंट के खंभे लगा करके तार लगा दिए हैं, इसकी वजह से मैं अपने खेत में नहीं जा सकती। इस महिला की आप बीती है। इतना ही नहीं, इस महिला ने बताया कि बिजली भी घर में नहीं आती है, अब गांव में बिजली भी नहीं है, खेती के लिए जमीन बची नहीं है क्योंकि जमीन ले ली गई है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जितना बताया हूं वो इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तो अभी रुकिएगा। असली बात किस तरह से धोखाधड़ी की गई है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। इतना ही नहीं, इस महिला ने बताया कि पहले हमारे पास पशु थे और उन पशुओं को मैं जंगल में चराने ले जाती थी। वहां जंगल में वो पशु चर के आते थे, जंगल से ही हम लकड़ियां बीनते थे और उससे ही हमारा गुजारा चलता था। अगल बगल खेती थी, उसमें हम खेती करते थे और खुश रहते थे। लेकिन अब सारे जंगल उजड़ चुके हैं क्योंकि माइनिंग शुरू हो गई है, खेती हमारी ले ली गई है, खेती हमारे पास बची नहीं है। इशारा करते हुए जो थोड़ा सा खेत बचा रही है वहां अब ये जाने लायक नहीं बची है। इतना ही नहीं, अडानी वॉच के पत्रकार को ये अपने झोपड़ी वाले घर के पीछे ले जाती है और पीछे ले जाकर के वो दिखाती है क्या, वो हम आपको आगे तस्वीरों में दिखाते हैं। अडानी वॉच के रिपोर्टर को वो महिला अपने गांव के पीछे ले जाती है, साथ में उसका ये बेटा है और कुछ गांव के और लोग हैं
और वो बताती है कि किस तरह से इधर की जो ज़मीन है वो अडानी ग्रुप की है और इधर की ज़मीन ये गांव की है, और इस तरह से बीच में गड्ढा खोद दिया गया है। जिस तरह से किले में पहले राजा रजवाड़े जो रहते थे वो किले के अगल बगल गड्ढा खोद देते थे ताकि किले पे कोई हमला ना कर सके। अगर दिल्ली के लाल किला आप गए होंगे, आगरा के लाल किला आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि किले के बाहर गड्ढे खुदे हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है ताकि उस गड्ढे को फांद करके कोई आ ना पाए। तो किस तरह से अडानी ग्रुप ने गड्ढा खुदवा दिया है ताकि इनकी जमीनें अलग, इनकी जमीनें अलग हो जाए और कोई यहां से वहां ना जा सके। अगर कोई जाता है तो यहाँ गार्ड तैनात रहता है और गार्ड तुरंत उसको भगा देता है, तो इधर से कोई उधर माइनिंग क्षेत्र में जा नहीं सकता है। ये महिला बताती है कि इसका बेटा जो है, जो पहले खेती करता था, अब मजदूरी करने के लिए मजबूर है। पौष्टिक खाना बामुश्किल मिलता है, रोजगार और सामाजिक संरचना बुरी तरह से यहाँ की प्रभावित हो गई है माइनिंग की वजह से। अडानी वॉच का वो पत्रकार जब गांव में आगे बढ़ता है तो एक दुबले पतले से चाचा जो बिना कपड़ों में खड़े नजर आ रहे हैं वो दिखाई देते हैं, और ये अगल बगल झोपड़ी दिखती है जो पूरी तरह से अब खाली है। गांव के लोग गांव छोड़ करके जा चुके हैं। देखिए, धूल और कोयला गारीकरण से लोग बीमार हो गए। गांव के पानी में फ्लोराइड जैसा जहरीला पदार्थ पाया गया जिससे स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ गया। मिट्टी, नदियां और जंगल पर असर पड़ा जिससे खेती जो है बुरी तरह प्रभावित हुई और लोग ये गांव छोड़ करके भाग गए। अडानी वॉच की पोस्ट में ही एक चीज और पता चली जिसको सुन करके दिमाग हिल गया कि किस तरह से सरकार, प्रशासन और प्राइवेट कंपनियों ने मिल करके इन गांव के साथ किस तरह, गांव के लोगों के साथ किस तरह ठगी की। जन चेतना मंच के हैं राजेश त्रिपाठी, ये राजेश त्रिपाठी की तस्वीर है। इन्होंने बताया कि गांव और गांव के पास राज्य सरकार ने लगभग 460 हेक्टेयर कृषि की जमीन और 160 हेक्टेयर सरकारी वन भूमि, मतलब 160 हेक्टेयर जमीन जंगल की और 460 हेक्टेयर कृषि की जमीन का अधिग्रहण किया। लेकिन गांव के लोग जो थे, गांव के मकान जो बस्तियां बसी हुई थी, उसका अधिग्रहण नहीं किया गया। इन्होंने बताया बड़ी ही जालसाजी से ये किया गया, क्योंकि खेती का अधिग्रहण कर लिया गया, जंगलों का अधिग्रहण कर लिया गया और गांव की बस्तियों का अधिग्रहण, उनके मकानों का अधिग्रहण नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद लोगों की खेती छिन गई, जंगल छिन गया उनका, आदिवासियों का। अब उनके पास सिर्फ बचा था उनका मकान, और गांव के अगल बगल इतनी माइनिंग हुई कि लोग जो है जहरीला पानी पीने को मजबूर हो गए। वहाँ की हवा बहुत पॉल्यूटेड हो गई, खेती करने के लिए कुछ बचा नहीं, रोजगार उनको दिया नहीं गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बिगड़ गई। और जब इतना हुआ तो लोग खुद ही गांव छोड़ कर चले गए, जिसकी वजह से सरकार का एक बहुत बड़ा जो मुआवजा कंपनी को देना था वो बच गया इस साजिश, इस चाल की वजह से। देखिए, किसी के मकान का जब अधिग्रहण होगा तो निर्माण लागत और उसके अनुसार जो उसका मूल्यांकन होगा, रजिस्ट्रेशन स्टैंप शुल्क भी सरकार देगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो बाजार मूल्य से 2 से 4 गुना तक पैसा देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पुनर्वास की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर घर का अधिग्रहण और गांव का अधिग्रहण किया जाता तो पुनर्वास भी देना पड़ता। यहाँ मुआवजे के अलावा नया घर देना पड़ता, वो भी मकान पक्का हो। इसके बाद रोजगार भी देना पड़ता, कम से कम एक सदस्य को नौकरी देना पड़ता 20 साल के लिए। इसके बाद सामान शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपया देना पड़ता। तो यहाँ पर चालसाजी इनके अनुसार ये की गई कि खेती छीन लो, जंगल छीन लो, रहने को मजबूर हो जाएंगे, ये छोड़ के भाग जाएंगे, और क्योंकि हमें इस तरह से हमारा जो ये मुआवजा जो इतना देना पड़ता वो मुआवजा बचा लिया गया। तो इतना ज्यादा ठगी उन गांव वालों के साथ हुई। उस गांव के बाहर एक बोर्ड लगा करके उन्हीं को रोका जा रहा था जिनकी ये जमीन कभी हुआ करती थी। इस पे लिखा था सावधान खनन क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र, अनाधिकृत प्रवेश निषेध। नौकरी के नाम पर गांव वालों को एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उस खनन में दी गई, बाकी कोई बड़ा रोजगार उनको नहीं दिया गया। अब देखिए, इतना होने के बाद गारे पालमा सेक्टर 1 का और एक्सटेंशन जब किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, तो गांव वालों को जन सुनवाई के लिए बुलाया गया। लेकिन जन सुनवाई कहां की गई? नियम के अनुसार जन सुनवाई वहां होनी चाहिए जहां जो एरिया प्रभावित हो रहा है, जो आदिवासी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जैसे ये वो खनन एरिया है, ये गारे
पाल्मा का वो एरिया है जहां पर खनन होता है और नियम के अनुसार यहां पर ही जन सुनवाई की जानी थी। लेकिन होता क्या है, गांव वाले यहां प्रभावित हो रहे थे, लेकिन गांव वालों को यहां से बुला करके यहां, ये आप देख रहे हैं ये तमनार, यहां पर जन सुनवाई का रखा गया। ये वो एरिया था जहां पर जन सुनवाई किया गया। क्यों किया गया? गांव वाले इसलिए खफा थे। देखिए होता यह है कि जन सुनवाई उस एरिया में क्यों किया जाए जहां पर जो एरिया प्रभावित हो रहा है, ऐसा इसलिए किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव वाले इकट्ठा हो सके और ज्यादा से ज्यादा उनकी बातों को सुना और समझा जा सके। लेकिन यहां पर गांव वालों ने आरोप लगाया है कि हमको इतनी दूर इसलिए बुलाया गया ताकि बहुत ही कम या मामूली संख्या में लोग तामनार आ सके। 8 दिसंबर को जन सुनवाई जो है यहां पर हुई। देखिए जब जन सुनवाई होती है तो ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशासन से कुछ लोग आते हैं, कम से कम एडीएम रैंक के, उसके बाद उस कंपनी से कुछ लोग आते हैं जिसको जमीन का अधिग्रहण करना होता है। इसके बाद और भी कई संस्थाएं हैं, वहां से भी लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जैसे EIA, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, लेकिन इतना दूर होने की वजह से गाँव वाले इकट्ठा नहीं हो पाए। यहाँ पर सुना जाता है गाँव वालों की बात। जो 8 दिसंबर को जन सुनवाई हुई उसमें गांव वालों ने कई सारे आरोप लगाए जिसकी वजह से ये घटना हुई। देखिए ग्रामीणों ने बोला कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, कई लोगों को माइक ही नहीं दिया गया कि वो अपनी बात रख सके, आपत्ति दर्ज कराने वालों को बीच में ही रोक दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, सवाल पूछने पर कहा गया ये पहले ही तय हो चुका है। गांव वालों ने बताया कि लगा ही नहीं कि हम जन सुनवाई में गए हैं, इतना डर का माहौल था क्योंकि वहां पर पुलिस इतनी तैनात की गई थी, सुरक्षा बल फोर्स इतनी तैनात थी कि गांव वाले डर से बोल नहीं पा रहे थे। 18 दिसंबर की हुई जन सुनवाई में ये गांव वालों का आरोप है। ग्राम सभा की वास्तविक सहमति नहीं ली गई, कागजों पर हस्ताक्षर दिखाकर सहमति बताई गई। आदिवासी क्षेत्रों में फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन जो होता है वो भी नहीं किया गया। हमने कभी हाँ नहीं किया, फिर भी फाइलों में हाँ लिख दिया गया, ये सारी बात। इसके अलावा विस्थापन और रोजगार के बारे में भी सही नहीं बताया गया। जैसे इन गांव वालों के साथ जो मैं पहले बताया हूं कि विस्थापन और रोजगार के नाम पे किस तरह से ठगी की गई, वही इस बार भी पैतरा था। ये गांव वालों का आरोप है कि इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। कितने गांव उजाड़े जाएंगे, कितने परिवारों में नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, खेती खत्म होने पर क्या विकल्प आएंगे, इन सवालों का स्पष्ट जवाब उनको नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा यह सब बाद में देख लिया जाएगा। जन सुनवाई को गांव वालों ने औपचारिकता मात्र बताया। यह जन सुनवाई नहीं, सिर्फ कागजी काम पूरा करने की एक प्रक्रिया थी। जबरन दबाव गांव वालों पे बना करके एक प्रक्रिया जो थी उसको पूरा किया गया। सुनना था नहीं, सिर्फ यह दिखाना था कि जन सुनवाई की गई है 8 दिसंबर को। इसी को लेकर के कि जन सुनवाई सही से नहीं हुई, 14 गांव के लोग जो है 12 दिसंबर 2025 से धरने पर बैठे हुए थे। धरने पर बैठने के बाद उनकी मांग थी कि फिर से जन सुनवाई हो, सही से बात हो, लेकिन कोई बात नहीं हुई। तो 27 दिसंबर को भीड़ जो है वो उग्र हो जाती। देखते 14 गांव से हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस तरह की विभत्स घटना होती है। कई ट्रैक्टर टाली जला दी गई, कई गाड़ियां जला दी गई, जिंदल पावर लिमिटेड में आग लगाई गई, यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता हुई जो वाकई में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी सभ्य समाज में। उसके बाद ये आपको दिखाया हमने किस तरह से एक महिला कांस्टेबल को पुलिस पीट रही थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए जिनको एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। ये सारी घटनाएं हुई। उसके बाद मामला तूल पकड़ा, मामला सामने आया जब इस तरह से एक आदमी को, जिसको कहा गया कि इसने ये उन सब में शामिल था जो उस महिला कांस्टेबल के कपड़े फाड़ रहे थे, इसको गले में चप्पल बांध करके घुमाया गया। इसके बाद कुछ मानवाधिकार से जुड़े लोग सामने आए जिन्होंने कहा ये गलत है। अगर कोई रसूखदार होता, जैसे कि ये लोग आसाराम बापू, राम रहीम, इसके बाद ये चिन्मयानंद जिसको पुलिस बड़ी ही इज्जत से गाड़ी में बिठाने ले जा रही, अगर इस इंसान को चप्पल पहनाया जा सकता है, लिपस्टिक लगाई जा सकती है, रोड पे घुमाया जा सकता है, कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ये कर सकती है, तो जब ये लोग की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस ऐसा क्यों नहीं करती? फिर सेम ट्रीटमेंट इन लोगों के साथ में भी होना चाहिए। नाबालिग के साथ इनका दुष्कर्म का आरोप है, ये भी इन्हीं में लिस्टेड हैं, तो इन लोगों के साथ भी वही होना चाहिए जो इसके साथ हुआ। इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये गरीब है, ये आदिवासी है
और इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है कि पुलिस स्पेशल शिक्षा दे, तो इसलिए इसको इस तरह से रोड पर किया गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या ये करना गलत था या सही था? आपकी नज़र में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। फिलहाल किसी भी महिला के साथ अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा के लिए कोर्ट रूम बना है, कोर्ट रूम में ट्रायल होता है, वहाँ फैसला होता है और वहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए न्याय के हिसाब से। बाकी इन लोगों के साथ जिनके गांव उजाड़ दिए गए, 14 गांव उजाड़ दिए गए, इनके खेतों को छीन लिया गया, ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल बनाया गया कि इनको खुद से गांव छोड़ना पड़े ताकि मुआवजे से बच सके ये लोग। इनके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा कि ये ऐसी वीडियोस के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है।